नमस्कार साथियों। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 7 अगस्त को जिस तरीके से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और जो उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात रखी, वो एटम बम से ना केवल पूरा देश हिल गया है परंतु पूरी दुनिया में भी उस एटम बम के धड़ाके की आवाज सुनाई दे रही है। और सत्ता पक्ष का तो कहना ही क्या, सत्ता पक्ष तो आज कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक रही भी नहीं है। तो साथियों, जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और जिस प्रभावित ढंग से एक जैसे बहुत बड़ी नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ अपनी बात रखता है, इस तरीके से उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी बात रखी। एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने देश के सामने कुछ ऐसे डाटा रखे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए कागजों से। इलेक्शन कमीशन जो मतदान सूची दी थी उसको लेकर उन्होंने जो फैक्ट्स रखे उसको देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने ये एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया कि जिसका कोई काट नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिग क्वेश्चन मार्क के अंदर खड़ा कर दिया है और साथ ही सत्ता पक्ष में उन्होंने साफ साफ कहा कि 25 लोकसभा के चुनाव में अगर इस धांधली को पहले पकड़ लिया जाता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और उन्होंने ये भी दावा किया कि यह तो जो उन्होंने आंकड़े दिखाए हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि आंकड़े किस तरीके से आए थे, परंतु अभी हम सिर्फ एक भूमिका बांध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये आंकड़े अगर पूरे देश की लोकसभा के तौर पे देखे जाए तो कम से कम 100 ऐसी लोकसभाएं निकल जाएंगी जहां पर ये आंकड़े इसी तरह के आएंगे और लोकसभा में इलेक्शन कमीशन ने चीटिंग की है, धांधलेबाजी की है और एक पक्ष को फेवर करने के लिए काम किया है, वो बात साबित होती है जो राहुल गांधी जी ने कही है। तो आज वोट चोरी का जो ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड पूरे के पूरे राजनीतिक फलक में, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे गोदी मीडिया हो, सभी जगह ये कीवर्ड वोट चोरी बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। तो मेरे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता सागर शाह। वो अपनी बात को हमेशा बहुत ही दमदार तरीके से रखते हैं, बहुत निर्भरता से रखते हैं, बहुत निडरता से रखते हैं और मैंने आज उनको खास तौर पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इस अहम मुद्दा पे मैं चाहूंगी कि सागर शाह अपनी निर्भीक और निडरता से भरी हुई आवाज में इस बात का विश्लेषण करें कि आखिर क्यों वोट चोरी एक कीवर्ड बन गया है। जी, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल रत्ना वोरा विभाग में। जी, सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी ने ही एक सूत्र दिया था कि चौकीदार ही चोर है। उसके ऊपर मानहानि के केस लगाए गए, उनकी सांसदी चली गई, उनका घर छीन लिया, लेकिन राहुल गांधी ने आज सबूतों के साथ साबित कर दिया है कि चौकीदार ही चोर है जो वोट चोरी करके पूरे देश में चुनाव को लगातार पिछले कई सालों से प्रभावित कर रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर मिस्टर ट्रंप ने भी कहा था कि मैंने भारत देश के प्रधानमंत्री को 180 मिलियन डॉलर मतलब 120 करोड़ रुपए भारत के अंदर चुनावों को प्रभावित करने के लिए दिए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रंप ने दावा किया था, आज पूरे भारत के अंदर बैठकर, भारत की धरती पर बैठकर, भारत की सरजमीन पर बैठकर एलओपी राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया, सबूतों के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, क्रिस्टल क्लियर सबूतों के साथ, कि चौकीदार चोर ही वोट चोरी करता है। तो ये बात क्लियर कट हो चुकी है। राहुल गांधी ने धन्यवाद। जी, हम दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं।
हम दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं। आपने बहुत सही तरीके से विश्लेषण किया कि किस तरीके से चौकीदार चोर है, वो बात आज साबित हो जाती है। मेरा अब आपसे दूसरा एक प्रश्न है कि कैसे हुई वोट चोरी। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत अध्ययन करने के बाद, इन्हें लगभग 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद ये इस बात पर आए कि आखिर कैसे हुई वोट चोरी। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कर्नाटका लोकसभा के, बेंगलुरु लोकसभा के महादेवपुरा में एक विधानसभा है, उसके आंकड़ों के ऊपर उन्होंने अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट किया। और जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसकी मतदान सूची को मांगा, डिजिटल फॉर्म में मांगा, तो उन्होंने साफ ना कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने मतदान सूची दी, आपने कई सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत बड़ा लाखों कागजों का बंडल है और उसमें 7 से 8 फुट ऊंचा वो बंडल बन जाता है, उन्हें अगर एक तरफ कोने में रखा जाए तो। और इतने बड़े बंडल में से इलेक्शन कमीशन ने जरूर सोचा होगा कि भी यहाँ पर तो क्या से वो ढूंढ पाएंगे, राहुल गांधी का ये बस की बात नहीं है। परंतु राहुल गांधी एक वो नाम है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं, असंभव को संभव करके दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने लाखों कागजों के बंडल में से ये साबित करके दिखाया कि कैसे वोट चोरी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने क्या बताया है। 11,965 फर्जी वोट बनाए गए हैं और उसके बाद 40,009 वोटर्स के नकली पते मिले हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद 10,452 वोटर्स का एक ही एड्रेस मिला है और फिर 4,132 वोटर्स का फोटो गलत है। और साथ में उन्होंने बताया कि 33,692 फॉर्म 6 का मिसयूज है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि फर्जी वोटर्स किस तरह से बनते हैं। मतलब जो लोग गुजर भी चुके हैं या जिनका मतलब वोटिंग में से किसी तरीके से नाम निकल गया पर वो गलत तरीके से 2-2 3-3 जगह अपने नाम चलवा रहे हैं, उनको बोलते हैं फर्जी वोटर्स। और यहाँ पे राहुल गांधी ने एकदम क्लियर कट स्लाइड के थ्रू बताया है कि वोटर्स का नाम अगर वाराणसी में है तो उसी वोटर्स का नाम आपको लोकसभा में उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, फिर उसका नाम आपको राजस्थान में मिल जाएगा, कर्नाटका में मिल गया, बेंगलुरु में, और इसी तरह से हरियाणा में मिल जाएगा एक ही वोटर्स का नाम। तो इस तरीके से फर्जी वोटर्स क्रिएट किए गए हैं 11,965। और वोटर्स के नकली पते, मतलब अलग अलग पतों पे एक ही वोटर्स को बताया गया है। और पते कैसे हैं, जिसका मकान नंबर 0। अब 0 मकान नंबर आज तक के इतिहास में कहीं पर भी पूरे विश्व में नहीं होता है, परंतु हमारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मकान नंबर 0 हो सकता है। इसी तरह से एक ही एड्रेस पे कई कई हजारों वोटर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक 1 रूम बेड पे हॉल किचन बेडरूम में उन्होंने 800 लोगों को एक साथ ही एक रूम में बताया है। तो ये एक तरीके से एक ही एड्रेस। फिर वोटर्स के फोटो गलत लगाए हुए हैं, या तो छोटे, इतने छोटे लगाए हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं। और फिर फॉर्मूला फॉर्म 6 का गलत मिसयूज हुआ है। फॉर्म 6 जिसे कहते हैं कि जब नए वोटर्स एंटर होते हैं, 18 साल के जो बच्चे बड़े होके 18 साल के वोटर्स बनते हैं, वो लोग पहली बार फॉर्म 6 को यूज करते हैं। परंतु यहाँ पे बताया कि फॉर्म 6 के अंदर जिन लोगों के नाम पहली बार के वोटर्स पे है, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक के लोग हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल गलत है, परंतु उनके नाम है। शगुन रानी एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने कोट करके दिखाया है। तो इस तरीके से वोटों की चोरी हुई है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या राहुल गांधी की बात सच है, और अगर सच है तो फिर इलेक्शन कमीशन उनसे एफिडेविट क्यों मांग रहा है? जी देखिए, ये जो 5 तरीकों से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, ये पहली बार नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत गुजरात 2022 से हुई थी, जहां पर 156 सीट इनको मिली। उसी मॉडस ऑपरेंडी से इन लोगों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन ये सवाल जो राहुल गांधी ने आज बोले हैं, प्रेजेंटेशन करके सबूत के साथ
5 तरीकों से, जैसे आपने बताया कि फर्जी वोटर्स हैं, गलत पते हैं, एक ही पते पर अनेक लोग रहते हैं, मल्टीपल पीपल रहते हैं, उसके बाद जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो फॉर्म 6 का मिसयूज किया है, ये सारे आंकड़े आज पूरे वायरल है, पूरे देश के अंदर वायरल है। 7 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने जैसे बोला था कि मैं बॉम्ब फोड़ने वाला हूं, और सही में उन्होंने ऐसा एक्सप्लोसिव बॉम्ब फोड़ा है कि सिर्फ भारत ही पूरी दुनिया हिल चुकी है, कि पता नहीं क्या क्या सबूतों के साथ बोला है। लेकिन यही बात राहुल गांधी ने, आप देखिए कि हरियाणा के चुनाव हुए तो ये सारी बातें बोली थी, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो ये सारी बातें सबके साथ नहीं, लेकिन ऐसे दावे करके बोली थी कि बिल्कुल सच है कि एक ही पते पर अनेक लोग रहते हैं, मैंने देखा है, तो ये बातें बोली थी। और हमारे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब तक ठीक था, हम विश्वास कर लेते थे आपके ऊपर, लेकिन हरियाणा के चुनाव उसका जो परिणाम आया और महाराष्ट्र का चुनाव उसका जो परिणाम आया, उसका परिणाम हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणामों का स्वीकार नहीं किया था, लेकिन तब कांग्रेस के पास सबूत नहीं थे, सिर्फ दावे थे, क्लेम थे, और वो बिल्कुल सही थे, लेकिन सिर्फ सबूत नहीं थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने आज जब सबूतों के साथ पूरे देश के अंदर जो एटम बॉम्ब, एक्सप्लोसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोसिव एटम बॉम्ब फोड़ा है, उसके ऊपर भी आज इलेक्शन कमीशन को खुद बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कहना चाहिए कि देश का विपक्ष जो इतना मजबूत है उस पर हमें गर्व है। आप देखिए कि जब इंदिरा गांधी के सामने जब सब विपक्ष के लोग खड़े हो गए थे तो इंदिरा गांधी की सीट हमारी जो इलाहाबाद की कोर्ट थी उसके द्वारा की गई, ऐसा विपक्ष था, और सत्ता पक्ष भी न्याय से काम करता था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ना बाहर आ रहा है, ना जवाब दे रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ऊपर से उनकी जो वेबसाइट है जहां पर ये सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट पड़ी हुई है उसको वो बैन कर रहा है, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के 25-30 ऐसे नेता, प्रवक्ता, स्पोक पर्सन, गोदी मीडिया और गालियां बोलने वाले लोग बाहर निकल पड़े हैं। और राहुल गांधी के हर सबूतों की जो जो जगह है, जहां जहां पर सबूत दिखाया है, वहां पर ये लोग अपनी गोदी मीडिया के पत्रकारों को भेज रहे हैं, अपने नेताओं को भेज रहे हैं, अपने आईटी सेल के हेड वो मालविया को भेज रहे हैं, अपने जो डिसाइड किए हुए फैक्ट चेकर्स है, जो फर्जी फैक्ट चेकर्स है, उनके द्वारा फैक्ट चेक करवा रहे हैं। और राहुल गांधी के सबूतों को गलत साबित करने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे ही विपक्ष के लोग भी वहां पर जाकर हर सबूतों को सही साबित कर रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी ने जो किया है उसके सामने कितनी फाइटिंग दे रहे हैं। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर इतने विपक्ष के लोग हैं, 25 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है, पिछले 11 साल से इन पॉलिटिकल माफिया के सामने मैं लिख कर देता हूं मैडम आपको कि उत्तर प्रदेश के सबसे सक्षम नेता अखिलेश यादव ये नहीं कर सकते। 3 बार अपने बलबूते पर बनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अकेली ये नहीं कर सकती। इतने सालों के अनुभवी शरद पवार ये नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे साहब इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के ये नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साल के अनुभवी पॉलिटिकल महारथी ये नहीं कर सकते। लेकिन नेहरू के खून ने, जिसे 11 साल से बदनाम किया गया, वो नेहरू जो आजादी के लिए लड़े, 10 साल तक जेल के अंदर रहे, उनकी चौथी 5वीं पीढ़ी के इस खून ने, जिनकी नसों में, जिनकी रग रग में खून बहता है, सिंदूर नहीं बहता, उन्होंने इस पॉलिटिकल माफिया के सामने स्टेज पर जाकर पूरे विश्व को भारत में बैठकर दिखा दिया कि यहां पर चोरी हो रही है, और उसके सबूत दिए। लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि आप ओथ लीजिए। अरे भाई, संसद में ओथ ही ली है लड़ने की, सच बोलने की, फाइट करने की, सबूत देने की, वो मैंने दिया। आपने भी तो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त होने पर कुछ तो ओथ ली होगी, तो उसका फर्ज तो निभाइए। देश के प्रधानमंत्री को बाहर आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, उनका एक वीडियो वायरल है कि मुझे इस देश का छोटे से छोटा बच्चा भी सवाल करेगा तो उसकी जवाबदेही मेरी है। आज तो एलओपी सवाल कर रहे हैं, छोटा बच्चा नहीं, जो संवैधानिक पद पर है, जो संसद में बैठते हैं, जो 25 पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते हैं कि चोरी हुई है, सबूत है, क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट, बुलेट प्रूफ सबूत है। तो इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी नहीं दे रहे, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो सोचिए कि ये क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी के जमाने में प्रधानमंत्री का पद चला गया था,
ऐसा विपक्ष भी था और ऐसी सत्ता पार्टी भी थी, न्याय से काम होता था। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री चुप, देश का गृह मंत्री चुप, डिफेंस मिनिस्टर चुप, विदेश मंत्री चुप, पूरी कैबिनेट चुप, इलेक्शन कमीशन चुप, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक एक भी सवाल या जवाब नहीं दिया है कि आगे क्या होगा। जी तो जी, सोचिए क्या मैं हो उस रहा है। पे आ रही हूँ। जी, देखिए जिस तरीके से आपने बहुत ही सही तरीके से बोला कि इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद ना तो कोई खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। ऑन द कंट्री इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जहां जहां भी उनकी साइट्स थी, उनकी साइट्स को बंद करने का काम किया, क्योंकि लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और इस तरीके से जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है या बीजेपी के जो ये नफरती चिंटू है, गोदी मीडिया है, वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी की बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है, तो मैं भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत मान के साथ नाम लेते हुए कहना चाहती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुओ मोटो करनी चाहिए। क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मतलब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है, उससे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो वो राहुल गांधी जी के साथ में एफिडेविट मांगने के बदले खुद कहता कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम उन्हें चेक करेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी खुद एक संवैधानिक संस्था है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके अपने खुद के पावर्स है। और वो अपने पावर से वो कह सकती थी कि भी हाँ, अगर आरोप लगाए हैं तो ये हम इसको चेक करेंगे, और अगर बात सही निकलती है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको सुधारा करेंगे। सिर्फ इतनी सी ही बात थी, परंतु उसने तो उल्टे राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग लिया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने मतलब इनसे एफिडेविट की बात की है, तो अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, गलत किया है, तो आ जाए इलेक्शन कमीशन सामने। क्यों इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करती, क्यों नहीं करती? और राहुल गांधी के तो पूरे देश भर में इतनी सारी एफआईआर हैं, एक तरीके से उनको इतने सारे मेडल मिले हुए हैं, तो एक मेडल और पहना देते कि भी उनके ऊपर एफआईआर करो कि आप इलेक्शन कमीशन को डिफेम कर रहे हो, आप पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, आप पूरे विश्व के सामने भारत देश की छवि को बिगाड़ रहे हो। तो इस तरह से एफआईआर कर सकती थी इलेक्शन कमीशन, पर इलेक्शन कमीशन एफआईआर भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है, या तो दाल ही पूरी काली है। अब इस परिस्थिति में मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जरूर निष्पक्ष तरीके से इस बात का सुओ मोटो लेना चाहिए। आपकी क्या टिप्पणी है इस बात पे, आप स्पष्टता कीजिए जी। अरे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो जो करना चाहिए सो मोटो लेकर इतनी बड़ी बात पर वो तो करना ही चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसीलिए ज्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन इतना वक्त हो गया और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो इसके ऊपर क्या करने जा रही है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके राज में इनके मंत्री संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं कि हम तो देश की 80 से 90% कोर्ट के बारे में खुलकर कहते हैं कि वो हमारे इशारों पर काम करती है। कैसे किसी की संसद के अंदर ये खड़े होकर बोलने की हिम्मत होती है जुडिशरी के बारे में। और देखिए, इनके ही एक आरएसएस के नेता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उनका पूरा वीडियो वायरल है पूरे देश के अंदर। इन्होंने कहा है कि आपके देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और आप राशन की बात करते हैं, आप पेट्रोल की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, तो खुल्लम खुल्ला इनके नेता ये बोल रहे हैं कि वी आर ब्लैकमेलिंग जुडिशरी, स्टिल जुडिशरी इज नॉट रिप्लाइंग। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दूसरी बात, ये इतने सारे सबूत आने के बाद देश के प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए, देश के गृहमंत्री को कुछ करना चाहिए, लेकिन देश के गृहमंत्री जाते हैं बिहार में और बिहार में जाकर चुनावी रैली आयोजित करते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि देखिए यहां पर एसआईआर हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, राहुल बाबा को कहना चाहता हूं कि आप संविधान लेकर घूमते हो, लेकिन संविधान को पढ़ो भी। घुसपैठियों को मैं वोट नहीं देने दूंगा।
लेकिन जबकि इन्हीं के चुनाव आयोग ने, मतलब हमारे देश के चुनाव आयोग ने सबूत दिए हैं कि जिन 62 लाख लोगों के नाम काटे हैं उसमें से एक भी घुसपैठिया नहीं है, उसमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं है, उसमें से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन होकर दूसरे राज्यों में नौकरी करने चले गए, इसमें से 20 लाख ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं, इसमें से 20 लाख या 15-20 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर रहते ही नहीं है, और यहां पर भी धांधली हो रही है। ये सबूत तो राहुल गांधी ने दिया है। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार और ऐसा अनेक पत्रकार एसआईआर की हर एक धांधली को हर रोज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। जैसा ये सबूत राहुल गांधी ने दिया है बेंगलुरु का, वैसा ही वहां पर भी आज जब 1 लाख लोगों को इस सरकार ने अपॉइंट किया है वहां पर चेक करने के लिए, 2 महीने से वो काम चल रहा है, फिर भी वहां पर एक ही पते पर 200-200 लोग मिल रहे हैं, एक आदमी के 40-40 बच्चे मिल रहे हैं। अब सोचिए कि 2 महीने से वहां पर ऐसा ही और हो रहा है, 2 महीने से वहां 1 लाख लोगों को अपॉइंट करके काम किया जा रहा है, और फिर भी वहां पर ऐसी ही धांधलियां मिल रही है जो ऑलरेडी राहुल गांधी ने सबूत के साथ बेंगलुरु की एक सीट की विधानसभा की माने जो आपने बोला उस सीट की दिखाई, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि घुसपैठिया, अरे भाई घुसपैठिया अगर घुस गए हैं, जबकि आपका ही नेता बोल रहा है कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, और अगर घुसपैठिया आपके हिसाब से घुस गए तो 11 साल से आपकी सरकार है, आप गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी है, सीमाओं की सुरक्षा आपकी है, तो 65 लाख लोगों में कितने घुसपैठिए हैं पहले तो उसका आंकड़ा दीजिए, और अगर ये घुसपैठिए आए हैं तो कहां से आए हैं। उसके ऊपर से आप राहुल गांधी को बोलते हैं कि संविधान पढ़ लीजिए। अरे भाई आप संविधान के हिसाब से काम कीजिए ना, सच बोलिए ना। पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि सरहदों को आप प्रोटेक्ट करें, फिर भी आप कहते हैं कि घुसपैठिया है, लेकिन डेटा ही कहता है चुनाव आयोग का कि घुसपैठिया नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री, आप बताइए। मतलब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और एक छोटी सी बात, राहुल गांधी ने पूरे देश को अपनी ओर कर लिया है आज, इसीलिए इससे ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा लाया गया है। ये कहा जा रहा है, सेनाओं के द्वारा कहलवाया जा रहा है जबरदस्ती कि हमने पाकिस्तान के स्ट्राइक के अंदर 5 जेट गिराए। आप मुझे बताइए ये मुद्दा क्यों अभी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जी ध्यान डाइवर्ट करना है। अब मैं आपसे लास्ट और अंतिम सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या वोट चोरी करके ही आज प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं? क्या उन्होंने इस तरीके से देश को धोखे में रखकर, चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? और यूं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत स्वच्छ और साफ छवि वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत ज्यादा ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, और ये तक कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो क्या दैवी शक्तियां प्राप्त ऐसा हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग, चालाकी और अपने ही देशवासियों के साथ गलत करने के लिए क्या प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है? और इस तरीके से करने से क्या प्रधानमंत्री को हम देशद्रोही कह सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न पूछने और जवाब देने पर आपको और हमको या हमारे चैनल को खतरा भी हो जाए, पर तो फिर भी आप भी बेबाक है, मैं भी बेबाक हूं, इसीलिए बेबाकी से आप जवाब दीजिए कि अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं और वो सही है तो हमारे प्रधानमंत्री ने देश के साथ धोखा किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, और इससे उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। आप अपनी इस टिप्पणी के साथ अपनी बात को खत्म कीजिएगा, फिर हमारा एपिसोड यहाँ खत्म होगा। जी देखिए, इनके ऊपर आरोप इनकी शुरुआत की राजनीति से ही लगते आए हुए हैं। इन्होंने कैसे भी करके, जैसे इनके ही वीडियो वायरल है, इनके नेता कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, तो हो सकता है कि उनको ब्लैकमेल करके ही इन लोगों ने क्लीन चिट पाई हो। लेकिन आप गुजरात से शुरुआत से देखिए, हरेन पंड्या के साथ क्या हुआ, संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ, आप मुझे बताइए, आसाराम के साथ क्या हुआ, आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन पे आइए, इलेक्शन के वोट चोरी पे आइए, के साथ क्या हुआ। ये शुरुआत की इनकी राजनीति है, आरोप लगे हैं इन पर। उसके बाद आप जब सेंट्रल में आते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर क्या हुआ, सत्यपाल मलिक के साथ क्या हुआ। हाँ, चोरी पे ही आ रहा हूं। तो इनकी जो राजनीति है, इनकी राजनीति पर हर प्रकार के आरोप लगते आए हैं। और चोरी की बात,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ के अंदर जब मेयर का चुनाव हुआ था, तो वहां जो पीठासीन अधिकारी थे मसीह, वो क्या कर रहे थे आप मुझे बताइए। उन्होंने 8 वोट काटे और वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। कहां पे? सीसीटीवी कैमरे में। ऐसे वो खुद ऊपर देख रहे थे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद वो मामला कहां गया था? सुप्रीम कोर्ट में गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिणाम दिया था कि ये मेयर कैंसिल होगा, ये चुनाव। उसके बाद आप जो पार्टी है उसका एक व्यक्ति मेयर बना था। तो ये चुनाव में धांधली करते हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं। 19 लाख ईवीएम मशीन आरटीआई में गायब दिखाए गए हैं। वो ईवीएम मशीन इनके ही नेताओं की गाड़ियों में, इनके ही जो चुनाव आयोग इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, उनके जो मित्र होते हैं उनकी गाड़ियों में पाए गए हैं। और हर बार उसके सबूत मिले, लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। आज जब सबूत राहुल गांधी ने दिया है, फिर भी जवाब नहीं दे रहे। तो अगर आज जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये साबित हो जाता है कि ये देशद्रोह है, ये चोरी है। राहुल गांधी ने खुद बोला है कि आप जो कर रहे हैं, आप बचने वाले नहीं है। आप अगर करके रिटायर्ड भी हो चुके हैं, मैं आपको पकड़ूंगा। क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश के जनता का अपमान है। देश की जनता जिसे वोट देती है, आप उस वोट को कुचल देते हो, उस वोट को बर्बाद कर देते हो, और आप जो चाहते हो वही सरकार आप लेकर आते हो, और सबूत नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, सबूतों का वो जांच नहीं करवाते हो। तो सवाल आपके ऊपर ही उठेंगे कि आप चोर है, और ये साबित हो जाएगा। और अगर ये आप चोर है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि आप चुनाव को चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। जी जी। और एक बात, और लास्ट एक लाइन, वो मैं डिबेट को भटका नहीं रहा था। पहले ये सरकार ही इस मुद्दे को भटकाने के लिए वो प्लेन की बात लाई है, ये जान लेना चाहिए दुनिया को और देश को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहुत ही अच्छे विश्लेषण में जुड़ने के लिए। और आपने अपनी जो बातें हैं उनको बहुत ही दमदार तरीके से हमारे और दर्शकों के साथ साझा की है। और इसी तरीके से जो देशद्रोह का मामला आया, जो भारत के लोकतंत्र पे हत्या का मामला आया, और जिस तरीके से संविधान के साथ मतलब खेल खिलवाड़ करने का जो मामला आया, और वोट चोरी का जो मामला अभी राहुल गांधी जी ने रखा, उस सभी बातों पे, उन सभी मुद्दों पे आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। तो मैं आपका, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आशा रखती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें ये हमारी रत्नावोरा बेबा की नई सीरीज के नए एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। और यदि आपको मेरा ये एपिसोड, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को रत्नावोरा बेबा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी तरह नए नए वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ।